मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूंजी की भारित औसत लागत वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताऊंगी। पूंजी प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की लागत अलग अलग होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पूंजी है वो ऋण पूंजी के द्वारा भी किसी भी परियोजना के लिए अगर हमें पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो ऋणों के द्वारा पूंजी जो है वो एकत्रित की जा सकती है, जैसे डिबेंचर इशू करके या इक्विटी कंपनी है तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जारी करके भी जो है पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट्स जो जिनको कंपनी ने बांटा नहीं होता, अवितरित लाभ जो होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, उनकी फ्लाविंग बैक ऑफ कैपिटल उनको वापसी व्यवसाय में लगाकर, प्रोजेक्ट में लगाकर, परियोजना में लगाकर जो संस्था है वो पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। तो पूंजी के जो विभिन्न साधन हैं, चाहे वो ऋण पूंजी हो, चाहे वो आपकी वो अंश पूंजी हो, उनकी सबकी लागतें अलग अलग होती है। कुछ साधन सस्ते होते हैं और कुछ साधन महंगे, और संस्था के प्रबंधक लागत, स्वामित्व, नियंत्रण, जोखिम आदि के अनेक तत्वों को ध्यान में रखकर विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करते हैं। तो इन सभी स्रोतों से जो प्राप्त पूंजी का विनियोजन संस्था की विभिन्न परियोजनाओं में किया जाता है, और इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की रेट ऑफ रिटर्न कितनी प्राप्त हो रही है और पूंजी की लागत जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी तुलना करके करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पूंजी की लागत कैसे निकाली जाती है। क्योंकि जो विभिन्न साधन उनकी लागतें विभिन्न होती हैं, इसलिए हम भारित पूंजी की लागत को प्रयोग में करते हैं। सभी साधन जो होते हैं, पूंजी के जो साधन है जिनके द्वारा हमने पूंजी की व्यवस्था की है, उनका कुल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी संरचना में कितना उनका हिस्सा है, उसके आधार पर उनको भार देकर, वेट देकर हम पूंजी की लागत ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम करेंगे कि पूंजी की लागत कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले पूंजी के प्रत्येक साधन की कर पश्चात लागत ज्ञात की जाती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऋण पूंजी की लागत हमने निकाली थी, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन सब की लागत हमने निकाली थी। तो सर्वप्रथम पूंजी के प्रत्येक साधन की हम कर पश्चात लागत निकालते हैं। प्रत्येक साधन के लिए भार निश्चित किए जाते हैं। संपूर्ण पूंजी की राशि को एक मानते हुए उनके अनुपात में विभिन्न साधनों को हम भार देते हैं। अच्छा, उनको वेट देने के लिए हम बुक वैल्यू भी प्रयोग में ला सकते हैं और मार्केट वैल्यू भी। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक साधन की जो लागत है उसके भार को गुणा करके उसकी भारित औसत लागत ज्ञात करते हैं, और विभिन्न साधनों की भारित औसत लागतों का योग ही संस्था की पूंजी की क्या कहलाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। एक कंपनी की पूंजी संरचना विशिष्ट साधनों से प्राप्त पूंजी की कर पश्चात लागत इस प्रकार है। सोर्सेज है डेट, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। इनका जो टोटल जो कैपिटल है वो 10 लाख है। कंपनी ने जो पूंजी संरचना में जो रेज की गई है उसमें 3 लाख डेट कैपिटल है, 2 लाख प्रेफरेंस है, 4 लाख इक्विटी है और 1 लाख रिटेन अर्निंग्स। इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 4.77%। इसमें गिवन है और हमें निकालनी भी पड़ सकती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10.53% है, इक्विटी शेयर 14.59% है और रिटेन अर्निंग 14% है। तो इसका सोल्यूशंस करेंगे हम, कंप्यूट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो चारों सोर्सेज दिखा दिए, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन। इनका अमाउंट दिखा दिया 3, 2, 4, 10, टोटल 10 है। इसको 1 मानते हुए तो इसको 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। प्रेफरेंस 2 को 10 से करेंगे तो 0.2, इक्विटी को 4 को 10 से करेंगे 0.4, रिटेन अर्निंग्स 1 लाख है, इसको 10 से करेंगे तो 0.1। इसका वेट का जो टोटल है वो 1 होना चाहिए। तो 0.3, 2, 4, 3, 7 और 1 10 हो गया, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1.0 होना चाहिए। इसको फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 4.7%, 10.53%, 14.59%, 14%। इसको हम चाहे तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो 100 से डिवाइड करके, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 को वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। W वेट और कॉस्ट अगर x है तो W और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो आ जाएगा ये आ जाएगा डेट का आ जाएगा 0.01431, इक्विटी का आ जाएगा 0.02106 और रिटेन का आ जाएगा 0.05836 और रिटेन का आ जाएगा 0.0140। इसका सबका टोटल आ जाएगा 0.10773 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, 10.773%।
ठीक है। इसको हम वैकल्पिक विधि भी है, इसका जो फॉर्मूला है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिग्मा WX और सिग्मा W। तो इसमें हम वेट जो होते हैं, जो अमाउंट जो गिवन है उसको वेट मानते हुए उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हुए कॉस्ट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। जैसे डेट 3 लाख है, इसमें 2 लाख 4 और 1 जो थी हमने अभी किया है जो 10 लाख टोटल है, और आफ्टर टैक्स रेट गिवन है 0.047, ये सब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 14,310 आ गया डेट का WX जो है टोटल टैक्स अमाउंट जो आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स का आफ्टर टैक्स जो टोटल कॉस्ट आई है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट अमाउंट आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 21,060 आ गई और इक्विटी की 58,360 आ गई और रिटेन की 14,000, टोटल 1,07,730। ये WX आ गया, सिग्मा WX जो है 1,07,730 और सिग्मा W कितना है 10 लाख, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.10773%, तो ये आ गया 100 से इसको मल्टीप्लाएंगे 10.773%। ठीक है। इसमें एक तरीका और है, जो अमाउंट है अगर हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट को अगर ये पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं ना सीधा, अगर 4.77% और प्रेफरेंस की 10.53%, इक्विटी की 14.5, इसे भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर। उस केस में हमें लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा और स्पष्ट कर देते हैं। इक्विटी शेयर्स जो है वो 40 लाख है और एक सीमित कंपनी की जो पूंजी संरचना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। प्रेफरेंस शेयर्स है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब 6% उसको डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स पे 10 लाख और डिबेंचर्स है वो 30 लाख है। कंपनी के समतांश का बाजार मूल्य 20 रुपये है। यह आशा की जाती है कि कंपनी 2 रुपये प्रति लाभांश का भुगतान करेगी, जिससे हमेशा 7% की वृद्धि होती है। कर की दर 50% मानी जा सकती है। तो हमको गणना करनी है 3 केसेस में। पहले केस में वर्तमान पूंजी संरचना के आधार पर पूंजी की भारित औसत लागत निकालनी है। दूसरे केस में यह है कि अगर पूंजी की नई भारित औसत लागत निकालनी है यदि कंपनी 10% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा 10 लाख रुपए अतिरिक्त ऋण जारी करती है। मतलब पहले 8% डिबेंचर तो है ही, 10% डिबेंचर, 10% ऋण पत्र डिबेंचर जो है 20 लाख की और जारी कर रही है। इसके परिणामस्वरूप लाभांश 3 रुपये हो जाएगा और लाभांश की में वृद्धि की दर वही रहेगी जो पहले, मतलब 7% ही रहेगी, और परंतु अंश का बाजार मूल्य 15 रुपये अंश हो जाएगा। और सी केस है, सी में पूंजी की लागत निकालनी है यदि लाभांश में वृद्धि की दर बढ़कर 10% हो जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालेंगे आफ्टर टैक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इक्विटी और प्रेफरेंस पे जो कॉस्ट होती है, क्योंकि ये टैक्स कर योग्य खर्चा नहीं माना जाता है डिविडेंड, इसलिए ये तो आफ्टर टैक्स ही निकलती है। और डिबेंचर्स जो होता है जो कर योग्य खर्चा है तो इसको हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे। डिविडेंड 2 रुपये है पहले केस में और मार्केट प्राइस कितना है 20 रुपये इंटू 100। ये ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस जी 7% क्योंकि हमें ग्रोथ रेट भी गिवन है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 17% आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें गिवन ही है 6% है तो ये 6% ही रहेगी। और डिबेंचर्स जो है वो 8% है, इसको हम आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। कॉस्ट पर जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में कोई नेट प्रोसीड वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो वैल्यू जो गिवन है जो डिबेंचर्स हैं उसी को हम 8% को ही कॉस्ट मान लेंगे। नहीं तो अगर हमें कोई खर्चे इशू एक्सपेंसेस अगर नए डिबेंचर्स या कोई इशू एक्सपेंसेस गिवन है तो नेट प्रोसीड के आधार पर हम निकालते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स 8% है, टैक्स कितना है 50%, तो 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितनी आ गई 4%। अब हमारे पास 3 केसेस है जिसमें हमें इसमें 3 बार हमें कॉस्ट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर अलग केस में निकाल के दिखानी है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम ए में निकालेंगे। इक्विटी शेयर्स हमें 40 लाख है। फर्स्ट केस में जो है वर्तमान पूंजी संरचना के आधार पर हम पूंजी की लागत निकालनी है। तो वर्तमान संरचना में 40 लाख, 10 लाख और 30 लाख। इक्विटी 40, प्रेफरेंस 10 और डिबेंचर 30। ठीक है। आफ्टर टैक्स हमें जो गिवन है कॉस्ट अभी हमने निकाली है, इक्विटी की 17% आई है, प्रेफरेंस की 6% और डिबेंचर की 4%। और वेट अगर हम असाइन कर देते हैं इनको 40, 70, 40, 50 और 30, 80 लाख हो गया। 80 लाख में 40 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया, 10 को 80 से करेंगे तो 0.125 आ गया और 30 को 80 से करेंगे तो 0.375 ये वेट आ गया। इनका टोटल 1 होगा। ठीक है ना, 1 होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करो वेट को, तो मतलब ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो वेट असाइन करेंगे। अब ये आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड कॉस्ट कितनी आ गई 0.0850। एक प्रेफरेंस की आ गई 0.0075 और डिबेंचर्स की आ गई 0.0150।
0 और इन सबको जोड़ेंगे वेटेड कॉस्ट को, तो टोटल हमारा आ गया 0.1075 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी 10.75%। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप वेट नहीं निकालना चाहते तो जो अमाउंट है 40, 10 और 30 इसको वेट मानते हुए 40, 30 और 10 इसको हम आफ्टर कॉस्ट जो है 0.17, 0.06 और 0.04 इसे मल्टीप्लाई करके हम वेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 80 लाख से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। मतलब दो अल्टरनेट मेथड्स हैं हमारे पास, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें वो औसत की लागत समांतर माध्य जैसे हम निकालते हैं ना वेटेड मीन, उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा केस है इसमें, सेकंड केस में इसमें लिखा हुआ कि पूंजी की नई भारित औसत लागत ज्ञात कीजिए यदि कंपनी 10% इन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा 20 लाख का अतिरिक्त ऋण जारी करती है। इसमें जो है लाभांश 3 रह जाएगा, जी वही रहेगा लाभांश दर, और मूल्य 15 हो जाएगा। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगी बी वाले केस में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, डिविडेंड 3 है, मार्केट प्राइस 15, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जी करेंगे तो ये कितना आ गया 27%। ठीक है, और इसमें अब बी में स्टेटमेंट शोइंग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। इक्विटी शेयर्स हमारे पास 40 लाख पहले से ही है, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख है और डिबेंचर कितने 30 लाख। इसके अलावा 10% नए डिबेंचर है 20 लाख के, वो दिखा देंगे 20 लाख, और 8% डिबेंचर पहले से ही थे हमारे पास 30 लाख जो हमने दिखा दिए। मतलब टोटल कितना हो गया 40, 50, 1 हो गया, 10 लाख हो गया। इनको डिवाइड करेंगे 40 को 10 से तो वेट आ जाएगा 0.4, 6% प्रेफरेंस शेयर्स का आ जाएगा 0.10, 8% डिबेंचर का वेट हो जाएगा 0.30, 20 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे 0.20 वेट आ गया। आफ्टर टैक्स हमने निकाली है, प्रेफरेंस की वही 6% है, डिबेंचर की 4% है, और नए डिबेंचर जो 10% है ये आफ्टर टैक्स, क्योंकि 50% टैक्स है तो डिबेंचर का आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा 5%, 0.05 हो जाएगी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड कॉस्ट आ जाएगी इक्विटी शेयर्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है, इसको अगर हम x मानते हैं और वेट्स को w मानते हैं, wx को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्विटी शेयर्स की कितनी आएगी 0.108, प्रेफरेंस शेयर्स की वेटेड कॉस्ट आ गई 0.06, डिबेंचर की 0.012 और डिबेंचर्स की 0.010 जो नए डिबेंचर्स हैं। टोटल इनका करेंगे तो वेटेड कॉस्ट का टोटल जो आ गया 0.136, 13.60% हो गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और जो तीसरा केस और है इसमें उपरोक्त बी में, मतलब थर्ड सी में पूंजी की लागत यदि लाभांश की दर 10% होगी तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगी। इस लाभांश तो वही रहेगा 3 और 15, लाभांश 3 है और मार्केट प्राइस 15 × 100 प्लस जी कितना हो गया 10% हो गया, तो टोटल 30% होगी तो 0.30 हो गई। तो ये सब पुट कर देंगे अगेन। इक्विटी शेयर्स 40 लाख की, प्रेफरेंस 10 की, 8% डिबेंचर 30 लाख के हैं और 10% डिबेंचर 20 लाख के हैं। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब चेंज हो गई है क्योंकि जी चेंज हो गया तो 30% हो गया, प्रेफरेंस की वही 6 रहेगी, डिबेंचर्स की आफ्टर टैक्स 8% वाले की 4 होगी और 10% वाले की आफ्टर टैक्स कितनी होगी 5। वेट हो गया वही पहले वाले वेट रहेंगे, 40 का जो 40, 10 और 30 और 20 का टोटल 10 लाख हो तो 40 को 10 से डिवाइड किया हुई 0.40, प्रेफरेंस का 0.10, डिबेंचर्स को 30 को 10 से डिवाइड किया 0.30, डिबेंचर्स का जो 10% डिबेंचर्स जो हैं नए वाले 0.20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी शेयर्स की वेटेड कॉस्ट 0.120, प्रेफरेंस की 0.06, डिबेंचर्स की 0.12 और डिबेंचर्स की नए डिबेंचर्स की 0.010, टोटल हो गया 0.148, 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्रतिशत में ये आ गया 14.8%। ठीक है, तो इस प्रकार हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास वेटेज जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है तो उसके आधार पर हम अलग अलग किस प्रकार से वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। थैंक यू।